ग्रेट आइडिया शिव। आई थिंक मैं आपका ये आइडिया अपनी टीम को फॉरवर्ड कर देता हूँ कि लेट्स स्पीक टू पीपल हु कैन वी फाइंड पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू टेक दिस प्रोडक्ट, दिस अवार्ड शो इनटू द मार्केट। इसको टीवी पे लेके जाना चाहेंगे। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। देखिए, हम भी एक नॉर्मल एक इंडस्ट्री की तरह हैं। कोई इंडस्ट्री अगर 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है तो शायद हम 20-30 हजार करोड़ का टर्नओवर करते हैं। No wonder, sir, you must be seeing me on Direct Selling Awards on television. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका द वैल्यू एडिशन शो में। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की एक बुलंद आवाज बनकर खड़े हैं। अगर मैं उनके बारे में आपको बताऊं तो एडिटर इन चीफ डायरेक्ट सेलिंग टुडे, co-founder पीपल बाइट इन्फोटेक एंड जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मेरे बड़े भाई, मेंटोर एंड सलाहकार मिस्टर राहुल सिद्धन। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। आज हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मतलब कुछ ऐसी बातें भी जानना चाहेंगे जो कि ना कि ये इंटरव्यू डायरेक्ट सेलर्स के लिए बहुत हद तक बेनिफिशियल होगा, बट डायरेक्ट सेलिंग की जितनी कंपनीज हैं हिंदुस्तान के अंदर में चल रही है, ये इंटरव्यू उनके लिए भी बहुत हद तक एक एक एसेट की तरह काम करेगा, एक टूल की तरह काम करेगा, बिकॉज यू आर एडवाइजिंग हंड्रेड्स ऑफ एमएलएम कंपनीज इन इंडिया राइट नाउ, एंड आप इंटरनेशनल लेवल में भी डायरेक्ट सेलिंग को लेके एक आवाज, बोलते हैं ना, एक मुहिम छिड़ चुकी है कि आपने डायरेक्ट सेलिंग को एक उचित स्थान जो वो डिजर्व करती है हिंदुस्तान के अंदर में, उसके लिए आपने जंग छेड़ रखी है। तो ये इंटरव्यू, ये इनसाइट्स बहुत काम आने वाली है सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप इस इंडस्ट्री से कब और कैसे जुड़े। इस इंडस्ट्री से जुड़ना, जैसे मुझे लगता है 99% लोगों को जुड़ने का मौका मिलता है कि कभी आपका एक दोस्त आपको फोन करता है कि आपको एक बिजनेस देखने चलना है। उन दिनों में मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन होते थे। तो सुबह 7 बजे फोन आया था लैंडलाइन पे कि आज दोपहर में फ्री रही हो, आज चलना है साथ में बिजनेस देखने। वो दोस्त ऑफिस आ गया मेरे, तब मैं पहली जॉब करता था अपनी, और लंच पे वो मुझे ले गया। मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा, कहता 2 से 3 घंटे और आ रहे हैं। वहां गया, पहले थोड़ा सा अजीब लगा कि कहाँ पहुंच गया हूँ। फिर वो प्रेजेंटेशन देखा, फिर लोगों से बात की, उनके एक्सपीरियंसेस सुने। मन में बहुत सारे डाउट्स आना शुरू हुए कि ऐसा पॉसिबल कैसे है, क्योंकि एक माइंडसेट होता है कि आपने एक मेहनत करके आप 12वीं करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, फिर आप एमबीए करते हैं और उसके बाद आप जॉब करते हैं। और यहाँ पे लोग बड़े आसानी से बोल रहे थे 20,000, 50,000, लाख रुपए। और उन दोनों सैलरी, जब सब कुछ करने के बाद भी 4,000 रुपए की सैलरी थी मेरी, जो मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी। प्रेजेंटेशन देखा, घर गया, अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया। तो इस मामले में लकी कहूंगा अपने आप को कि शायद मैं वो 99% नहीं था, वो 1% था कि जिसमें मेरे पेरेंट्स ने कहा कि आपको जो ठीक लगता है आप करो, हम आपके साथ हैं, और बस जो भी करना पूरी मेहनत से करना। अ, अगले दिन एक बार दोबारा से अपने जिनके साथ बिजनेस देखा था उनके साथ बैठा, सारे डाउट्स दोबारा से क्लियर किए। उनके कुछ सीनियर्स थे, उनसे भी मिला, कुछ कैलकुलेशन दोबारा से समझी, प्रोडक्ट को दोबारा से समझा, और रिक्वेस्ट किया कि एक बार ये सेशन में दोबारा देखूं। और इसको देखने का पर्पस यही था कि अगर मुझे करना था तो मैं ये देखना चाहता था मैं कहीं गलती ना कर रहा हूं, तो मैं दोबारा से देखना चाहता था। मैंने दोबारा से वो सेशन अटेंड किया और उसके बाद उस बिजनेस को हाँ किया। वो दिन है, वो 1 मई 1999, 1999 का था। एंड फिर उसके बाद से डायरेक्ट सेलिंग को कभी ना छोड़ना पड़ा, ना कभी छूटी, ना कभी कुछ और करने की जरूरत पड़ी। बस यही करते रहे सर। तो सर, लाइक योर जर्नी हैज बीन लाइक आपकी जर्नी बहुत तब्दील हो चुकी है, फ्रॉम अ डायरेक्ट सेलर टू अ कंसल्टेंट एंड एडवाइजर। पीपल लुक अप टू यू फॉर एडवाइसेस, एंड अगर आज किसी को कंपनी भी खोलनी रहती है तो नो राहुल सुधन इज द वन नेम जो कि नो लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया। ग्रेट क्वेश्चन शिव। अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखूं तो जनरली इसको मैं मोटे मोटे तौर पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, पिछले 22-23 सालों की जर्नी को। पहला साल एज ए डायरेक्ट सेलर था, जिसमें सब कुछ काम करने का मौका मिला, पहले लेवल से लेके टॉप लेवल को अचीव करने का मौका मिला, टीम बिल्डिंग का मौका मिला, ट्रेनर एज अ स्टेज पे जाने का, इवेंट ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला, एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने का मौका मिला। लेकिन उस टाइम पे पैसे को संभालने की अक्ल नहीं थी, सक्सेस से ज्यादा मिल गया और उसको मैनेजमेंट के स्किल नहीं था। शायद टीम्स को संभालने का स्किल उतना नहीं आया, जितनी तेजी से हम ग्रो कर गए थे, जितनी तेजी से बिजनेस बढ़ गया था, उतनी तेजी से इस बिजनेस को सीख नहीं पाया मैं, अगर मैं सही तरह से कहूँ तो आपको।
उसके बाद जो नेक्स्ट दौर आया वो मेरे कॉर्पोरेट का था। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग का जो एक्सपीरियंस था मेरा एज डायरेक्ट सेलर का, मुझे कॉर्पोरेट्स में यूज करने का मौका मिला। तो एमवे में एज अ ट्रेनर की जॉब मिली। शनाज हुसैन की एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग लॉन्च की इंडिया में, शनाज हुसैन वेदा डायनेमिक्स करके। साथ ही मल्टीपल कॉर्पोरेट्स पे काम किया, कोडैक में, मदरस्प्राइड में। ये जो मल्टीपल कॉर्पोरेट्स में काम किया तो अलग अलग डिविजन्स में काम करने का मौका मिला। सेल्स, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, आईटी मैनेज करने का मौका मिला। अब ये जो एक्सपीरियंस था कपल्ड विद डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस, और साथ में जो लीगल उस टाइम पे जो सिनेरियोस थे उसको स्टडी करने का जो मौका मिला, ये सब कन्वर्ट हुआ 2010-11 में, जब मैं हमारे कुछ दोस्तों को कंसल्टिंग की रिक्वायरमेंट थी। अब वो जो हमारे दोस्त थे, जब वो हमें कंसल्ट करते थे तो वो किसी पर्टिकुलर इशू को लेके कंसल्ट करते थे। तो ये देखा मैंने कि ये एक अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज हैंडल करते हैं तो बिजनेस प्लान बदल जाता है, बिजनेस प्लान को ठीक करते हैं तो वेबसाइट पे कुछ और नजर आता है। जैसे एक ऊन का धागा होता है कि अगर एक सिरा आपने खोला तो दूसरा सिरा खुल जाता था। तो इन सब सिरों को बांधते बांधते कंसल्टिंग स्टार्ट हो गई, विच वॉज अगेन नॉट अ वेरी प्लान मूव, बट वो हो गया अपने आप से ही। एंड गॉड हैज बिन काइंड। उसके बाद हमें रिसर्च का काम आना शुरू हुआ, डेटा का काम आना शुरू हुआ, कुछ यूएस के क्लाइंट्स मिल गए, कुछ मलेशिया के और इंडियन क्लाइंट्स। एक ऐसे दौर पे गुजर रहे थे जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग लीगल है नहीं है, वो बीच की एक लाइन बहुत मिक्स थी। उन्हीं दौरान कुछ कंपनीज ने बहुत ज्यादा फ्रॉड किया, और लॉ या लीगल को एक मतलब चैलेंज था कि या तो इस इंडस्ट्री को चलाएंगे या इस इंडस्ट्री को बंद ही कर देंगे। लकीली सेंस प्रिवेल्ड इन एवरीवन। लॉ बनना शुरू हुआ, 2016 में गाइडलाइंस आई, 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, फिर 2021 में रूल्स आए। नाउ आई थिंक वी विल आल्सो हैव ई कॉमर्स रूल्स कमिंग अप नाउ। तो ओवरऑल लीगल बन गया। सो ये जो जर्नी है इसी तरीके से गुजर गई। पहला पार्ट डायरेक्ट सेलिंग का, दूसरा पार्ट कॉर्पोरेट में काम करने का, और तीसरा पार्ट एज अ कंसल्टेंट। तो ये जर्नी की समरी है, शिव। तो सर 24 साल, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो क्या बदला है इस इंडस्ट्री में? क्या बदला है, तो सबसे पहली चीज जो मुझे नजर आती है बदलती हुई वो टेक्नोलॉजी है। फ्रॉम अ पीरियड इन 98 99, जहाँ पे आप किसी को, अगर वो आपसे 50 किलोमीटर दूर है, अगर आपने उसके साथ काम करना है तो आपको उसको बिजनेस प्लान समझाने के लिए ऑफिस बुलाना पड़ता था, प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ती थी, फिर उसके साथ 3 दिन लगाने पड़ते थे समझाने के लिए, फिर उसके बाद आप उसके घर जाते थे, फिर उसके बाद फॉर्म भरते थे, एक फिजिकल फॉर्म होता था, फिर डॉक्यूमेंटेशन केवाईसी होती थी, फिर वो फॉर्म्स ऑफिस में आता था, फिर रजिस्ट्रेशन होता था, एक आईडी नंबर जनरेट होता था, फिर परचेज होती थी। मतलब एक किसी को साथ में लाने का सिस्टम जो था, जो टाइम था, एवरेजली 10 से 15 दिन लग जाते थे। ये तब जब वो 50 किलोमीटर दूर है। इमेजिन इसके आगे 500 किलोमीटर ले जाओ तो क्या होगा। सो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था। उसके अपने प्लस थे कि आप एक छोटे कम्युनिटी होते थे, एक छोटे एरिया से काम करते थे, तो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाती थी। लेकिन हाँ, अब ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं करते थे। फिर एक ऐसा दौर आया कि जब इनकम्स ज्यादा होने लगी, जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेंज होने लगे, जब इंटरनेशनल कंपनीज आने लगी, टेक्नोलॉजी बढ़ना शुरू हुई, आईटी बढ़ना शुरू हुआ इंडिया के अंदर, एंड आपके सिस्टम्स अप्रूव होते चले गए कि टू द एक्सटेंट टुडे आज लोग फोन पे मिलने के बजाय जूम पे बात कर लेते हैं, और वहीं पे ज्वाइन कर लेते हैं, प्लान समझ लेते हैं, प्रोडक्ट समझ लेते हैं, और काम को स्टार्ट कर लेते हैं। अब तो ऐसे लोगों से भी मिलने का मौका मिलता है जिनसे आप 6-6 10-10 साल हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन आज तक कभी मिले नहीं। सो टेक्नोलॉजी फॉर वन चेंज हुई है अप्रोच करने के टाइम पे। टेक्नोलॉजी चेंज हुई है डेटा के टाइम पे। टीम का कौन बंदा कितना परचेस करता है, कौन सा प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, किस टेरिटरी में परचेस कर रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में परचेस कर रहा है, उसका एक पैटर्न आना शुरू हो गया है, उसका एक कल्चर आना शुरू हो गया, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यानी कंज्यूमर का जो डायरेक्ट सेलर का परचेस पैटर्न है वो ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा, एक्सपीरियंस कन्वर्शन हो गया है। अब आप ऐप पे परचेस कर सकते हैं, आपका ऑटोबॉट सिस्टम है, आपका कस्टमर सर्विस इंक्रीमेंटल वैल्यू पे इंक्रीज हुआ है। सो कस्टमर सर्विस में इंक्रीज हुआ है टेक्नोलॉजी का। सो टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ अप्रोचिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट स्टडी, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस, ये 3 फील्ड में तो मैंने बहुत ज्यादा बदलाव देखा है। एक आपका एरिया ट्रेनिंग, उसमें बहुत बदलाव देखा है। Now training is online, offline, mix of O2O, online to offline combination, books, CDs, SMSs, WhatsApp, Reels, I mean पॉडकास्ट। podcast. ट्रेनिंग अब तो मुझे लगता है कि पहले लोग ट्रेनिंग चाहते थे तो उनको लाइब्रेरी में जाके बैठना पड़ता था, आज आप सीखना चाहो तो आपको सब कुछ अवेलेबल है। करेक्ट।
सर आई सी यू एज अ रेवोल्यूशनरी, मैं आपको एक क्रांतिकारी जैसा देखता हूँ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, बिकॉज देयर आर टू थिंग्स यू ब्रॉट इन। एक डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन, नो, विच इज अ फैंटेसी, लाइक नो, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में था मैंने लगभग एक दशक नेटवर्क मार्केटिंग को दिया, वहीं से सारी कुछ चीजें सीखी, और आज मैं तब जाके आज ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर पा रहा हूँ। बट अगर मैं देखूं तो हमारा एक सपना होता था ना कि हमारा नाम फोटो पेपर में छपेगा। आपने एक मैगजीन सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए ही ले आए, तो हाउ कम, ये आइडिया कैसे आया सर? ये आइडिया मेरा नहीं है। मैं काफी लोगों से मिल चुका हूँ इंडिया में जो ये कहते हैं कि वो सबसे नंबर 1 थे जब मैगजीन को लॉन्च किया था। हाँ, मैंने उनके प्रोडक्ट नहीं देखा, बट मैंने सुना काफी लोगों से है। कुछ लोगों को लेकिन मैं जानता था कि जिन्होंने मैगजीन पहले निकालने की कोशिश की थी, और कुछ ने सक्सेसफुल भी काम किया। 2004 में, 6 में, 8 में लोगों ने काम किया, 2010 में मैगजीन पे काम किया। हाँ, 2012-13 के बाद एक लल था मार्केट के अंदर, और उससे पहले भी जो प्रोडक्ट लाइन थी मैगजीन के, उनके एक्सपीरियंस से मैंने सीखा कुछ। तो पहले जो 2002 से 2006 तक की मैगजीन थी, उनसे मैंने ये सीखा कि जब तक आप चीजों को इंडस्ट्री की तरह रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ग्लैमरस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। ये अखबार नहीं चल सकता कि आपने अखबार की तरह लिख के दे दिया या अखबार के पेपर्स पे छाप के दे दिया, तो नहीं चलेगा। विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी, बट वो लर्निंग्स थी मेरे को उनसे, एक्सपीरियंस से, जब उनसे मैंने बात की। दूसरा मैंने ये देखा कि उन्होंने सबने मुझे एक चीज तो कॉमन थी, वो कह रहे थे कि फाइनेंशियली ये वायबल मॉडल नहीं है। तो आप ये समझ के चलना कि 2 साल, 1 साल, 3 साल के अंदर ये हवा निकल जाती है। तो ये भी एक लर्निंग थी, इसलिए डे 1 से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट वर्क नहीं करूंगा, एक्यूरेट वर्क करूंगा मैगजीन के अंदर। और मैंने जो सीखा मैगजीन के बाकी लोगों के चलाने के एक्सपीरियंस से, ये कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स ही चला सकते हैं। जनरल बड़ी मार्केट हिंदी लैंग्वेज की है, हिंदी भाषा लोगों की है, लेकिन अगर आपने दोनों चीजें मिक्स करनी है, हिंदी इंग्लिश, तभी ये मैगजीन सस्टेन करेगी। अब मैगजीन का आइडिया तो बन गया, लेकिन जब डिसाइड किया 2016 के बाद स्टार्ट करने का मैगजीन, वो एक ऑनलाइन का टाइम था। और आज भी मैं कहूँ तो ऑनलाइन का ही टाइम है। मैगजीन की एक पर्टिकुलर रीच है, यूट्यूब एंड इंस्टा, तो आप कभी भी कहीं पे भी वायरल हो सकता है आज की डेट में। उस टाइम पे जब ये डिसीजन लिया गया कि मैगजीन को कैसे प्रिंट में लेना है या ऑनलाइन में लेना है, तो ये डिसाइड किया कि मैगजीन का विजन क्या है। मैगजीन स्टार्ट की गई थी गवर्नमेंट ऑफिसेज के लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो जो कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट है, लीगल मेट्रोलॉजी का हमारा जो डिपार्टमेंट है, एफएसएसएआई का जो डिपार्टमेंट है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का जो डिपार्टमेंट है, उनके सब ऑफिसर्स को हमें मैगजीन भेजनी थी। और मुझे लगा जब मैं इन ऑफिसर से मिलता था कि जब वो कुछ सर्च करते थे हमारी इंडस्ट्री के बारे में, तो या तो बिल्कुल नेगेटिव चीज मिलती थी कि ये स्कैम हो गया, ये पॉन्जी स्कीम हो गई, ये मनी रोटेशन हो गई, या फिर आसमान की ओर, चांद तारों की ओर, ट्रिप टू मून भी था, ट्रिप टू मार्स भी था। इनफैक्ट आई रिमेम्बर एक कंपनी के रिवॉर्ड प्रोग्राम में देयर वाज एक्चुअली अ रॉकेट था जिसमें ट्रिप टू मून प्रॉमिस था। तो मुझे लगा कि एक ठीक चीज ठीक तरीके से बताने के लिए मैगजीन की जरूरत पड़ेगी। और लकीली इनफ मेरे को टीम अच्छी मिल गई जिनके साथ मैंने ये काम किया। काफी लोग ने सपोर्ट किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सभी राइटर्स का, कंट्रीब्यूटर्स का, नेशनल इंटरनेशनली लोगों का, जिन्होंने इसमें सपोर्ट किया है। एंड लेट्स से कि ये मैगजीन और आगे चल सके, और शायद थोड़ा बहुत डिजिटली हम भी सीख सकें लोगों से। राइट राइट राइट। एंड यू हैव एडेड सम मोर ग्लैमर आफ्टर दिस मैगजीन, आपने डायरेक्ट सेलिंग अवार्ड्स इंट्रोड्यूस किए, ठीक है? तो नो डाउट एवरीवन इन द इंडस्ट्री, सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग अवार्ड्स आप लोग चला रहे हैं। मेरे को लगता है कि पिछले 3 से 4 साल हो गए हैं सर ये सीजन चलते हुए। बट माय क्वेश्चन इज कि सर, जैसे हम अवार्ड शोज की बात करते हैं तो हमें वो ना बॉलीवुड की पिक्चर हमारे मन में सामने आती है, टीवी में वो जी सिने अवार्ड्स और नो ऑस्कर्स अवार्ड्स जो हम टेलीविजन में वेट करते हैं। तो क्या सर कभी ऐसा दिन आएगा कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अवार्ड्स, डायरेक्ट सेलिंग अवार्ड्स लाइव टीवी में टेलीकास्ट हो रहा होगा? ग्रेट आइडिया शिव। आई थिंक मैं आपका ये आइडिया अपनी टीम को फॉरवर्ड कर देता हूँ कि लेट्स स्पीक टू पीपल हु कैन, वी फाइंड पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू टेक दिस प्रोडक्ट, दिस अवार्ड शो इनटू द मार्केट। इसको टीवी पे लेके जाना चाहेंगे।
आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। देखिए, हम भी एक नॉर्मल एक इंडस्ट्री की तरह हैं। कोई इंडस्ट्री अगर 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है तो शायद हम 20-30 हजार करोड़ का टर्नओवर करते हैं। हम कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो 2, 4, 5, 10 करोड़, 15 करोड़ बिजनेस को फैमिली लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं, रोजमर्रा का काम प्रोवाइड करते हैं, रोजगार प्रोवाइड करते हैं। उसी तरीके से हम करते हैं। तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है एज एन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अभी तो हाँ, ये हम ऑफलाइन इवेंट करते हैं। पहले साल ऑनलाइन इवेंट था, तब कोविड था। अब की बार ऑफलाइन इवेंट है ये 2-3 सालों से। अभी 2 साल से हमने ऑफलाइन किया है, टोटल 3 साल हो गए, अभी चौथा साल है रनिंग में। और ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग वाले डे होता है, जिस दिन सारे डायरेक्ट सेलर्स का डे है, 26 अक्टूबर को। उस दिन ये अवार्ड शो होता है। सो मे बी नॉट, मे बी इस साल ना पॉसिबल हो, लेकिन अगले साल के लिए आपने हमें टारगेट दे दिया है, तो मैं अपनी टीम को कहूंगा कि इस टारगेट पे जरूर काम करें, और हम जितना हो सके उसे मल्टी लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअल बना सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। दैट वुड बी ग्रेट सर। मतलब वो हमारे लिए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए वो एक बहुत खास दिन होगा। कमिंग ऑन टू पीपल बाइट, आप एमएलएम कंपनीज को कैसे असिस्ट करते हो, कैसे हेल्प करते हो, कैसे सपोर्ट करते हो? पीपल बाइट एक डायरेक्ट सेलिंग कंसल्टिंग फर्म है, जिसके अगर काम को समझना हो तो वो बेसिकली 3 C's की तरह से रूप में काम करते हैं हम। पहला सी जो है वो कंसल्टिंग है, दूसरा सी कंप्लायंस है, और तीसरा सी कम्युनिकेशन है। कंसल्टिंग में आपका काम जो आता है वो किस तरीके से प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करते हैं एज एन ट्रेड, उसके प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स को बना के, आप उसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स को देख के, आप उसकी हायरिंग को देखते हैं, इंटरव्यूज देखते हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को आप चला सकते हैं, उसमें प्लस माइनस क्या रहेगा। आप अपने जो ओनर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल ओनर्स होते हैं, आप उनको एक्सप्लेन करते हैं, प्रोडक्ट मिक्स सजेस्ट करते हैं। और जो सेकंड डिवीजन है, कंप्लायंस का डिवीजन है, वो जनरली देखता है कि किस तरीके से हम किसी जो भी रेलेवेंट लॉज हैं हम उसकी अवहेलना ना करें। तो ऑब्वियसली कंज्यूमर अफेयर, कंज्यूमर एक्ट 2019 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स हैं, उसके अलावा एफएसएसएआई, आयुष, लीगल मेट्रोलॉजी, एनसीएच, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जैसे सभी रूल्स, एक्ट्स, सेक्शंस हमारे बिजनेस पे लागू होते हैं, और उनको हमें फॉलो करना होता है। ई कॉमर्स का रूल्स, उनके हिसाब से हमें काम करना होता है। उसके अलावा बैंकिंग के रूल्स हैं, फाइनेंस के रूल्स हैं, आपके आरबीआई के रूल्स हैं। सो हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप सभी चीज़ों का प्रोसेस को देखें, उस जानें और उसे इम्प्लीमेंट करें। जो थर्ड डिवीजन है कम्युनिकेशन का, वो वर्क करता है जिसमें मैगजीन आती है, डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन आती है। उसमें एक ट्रेनिंग अकेडमी भी आती है, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग अकेडमी, जो कंप्लायंस की ट्रेनिंग करती है कि क्या प्रेसिडेंट लॉ है उस स्टेट का, तो उसमें जाके हम उस लॉ के बारे में वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। ये कम्युनिकेशन का डिवीजन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इवेंट्स करता है इन टर्म्स ऑफ लॉ। कोई भी नया एफएसएसए का रूलिंग आता है, या इनकम टैक्स का नया लॉ चेंज होता है, जैसे भी रेलेवेंटली 194R करके एक एक्ट है जिसकी बड़ी चर्चा होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो उसके ऊपर सेशन करना। तो ये थर्ड डिवीजन जो है वो कम्युनिकेशन का काम करता है कि किस तरीके से हम सरकार की बात को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलर्स तक पहुंचा सकें। तो ये 3 काम पीपल बाइट करता है अभी तक। सर इसके साथ ही जैसे आपने कहा कि द नीड ऑफ द मैगजीन, जो मोटिव था आपका मैगजीन का, नो, ये एक छवि को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम थी। तो आज हिंदुस्तान में एक जो छवि है डायरेक्ट सेलिंग की, नो, पीपल सी एज लाइक पॉन्जी स्कीम, या कोई नो पैसे बनाने वाली मशीन है, या मतलब लोगों को जोड़ने वाला काम है। पीपल सी इज एज ये बहुत नो अलग काम है, नो, बट इट इज नॉट। तो इसकी छवि अगर मार्केट में सुधरेगी तो सर इसके लिए क्या करना चाहिए? शिव, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। छवि को सुधारने के लिए सबसे पहले तो हम सब लोगों को सुधरना पड़ेगा, हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री आप लोगों से बड़ी है। तो जब आप लोग कोई गलत काम करते हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो पूरी इंडस्ट्री में जाता है। इसका एक अभी कुछ दिनों पहले हमने 17 तारीख को, 17 अप्रैल को एक गवर्नमेंट के साथ एक हमने इवेंट किया था। तो उस इवेंट में एक कॉलेज के प्रोफेसर थी, वो एफएसएसए की काफी सीनियर प्रोफेसर थी।
उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया, मैं उस एग्जाम्पल को कोट करना चाहूंगा कि वो कहती है कि मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, एक मोहल्ले में रहती हूँ, मेरा घर बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे घर के आसपास चारों तरफ कूड़ा है। तो आपको जब मैं बुलाऊंगी अपने घर पे तो आप आएंगे, तो आप मेरे जब जाएंगे वापस तो आप एक परसेप्शन ये लेके जाएंगे कि आसपास बहुत गंद था। तो शायद हो सकता है कि हम में से कुछ लोग इस इंडस्ट्री में ठीक हों, जब हम आपकी कंपनी में आते हैं, जब आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, जब आपके प्रोडक्ट्स को देखते हैं, हो सकता है आप एक बहुत आइडियल काम कर रहे हो, लेकिन अगर आसपास का माहौल गलत है तो लोगों को वो प्रॉब्लम लगेगा, वो उसका नजरिया इंडस्ट्री के प्रति खराब होगा। तो हम सबको कोशिश करनी है उस चीज को साफ करने के लिए। और आई थिंक इसमें सरकार ने तो रास्ता दिखा दिया है, उन्होंने रूल्स बना के दिखा दिए। केरल ने अपनी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का लॉन्च करके एक अच्छा सिस्टम लॉन्च कर दिया है। तो मेरा मानना यह है कि जब सरकार ने दिखा दिया तो अब ये डायरेक्ट सेलर्स और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज पे रह जाता है, हाँ, उस ट्रेनिंग कम्युनिटी पे रह जाता है जो ट्रेनिंग करते हैं मार्केट में जाके, कि वो इन चीजों का सही मैसेज दें, कम्युनिकेशन करें। और एज एन इंडस्ट्री जो लोग ये मैसेज ठीक दे रहे हैं, हम सब उनको इंकरेज करें, उनको हाईलाइट करें। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा दूर बात नहीं है, ज्यादा लंबी बात नहीं है इस इंडस्ट्री की छवि को इम्प्रूव करने के लिए। That's so wonderful, sir. So what will be your piece of advice कंपनीज के एमडीज के लिए, कंपनीज के सीईओज के लिए, जो कंपनी के संचालक हैं नो, अगर वो इस इंडस्ट्री में लंबा चलना चाहते हैं तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? वैसे मैं उनको एडवाइस करने नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कुछ लोग मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर हैं इस इंडस्ट्री में और बहुत लोगों से मैंने खुद सीखा है। एक चीज जो मुझे लगी, जो मुझे समझ में आया, वो है कि ये इंडस्ट्री ट्रेनिंग के ऊपर है। ये हम यहाँ दो काम करते हैं बेसिकली। एक हम ढूंढने का काम करते हैं, यानी कि हम प्रोस्पेक्ट में से गेस्ट ढूंढते हैं, गेस्ट में से डायरेक्ट सेलर ढूंढते हैं, डायरेक्ट सेलर में से लीडर ढूंढते हैं, लीडर में से ट्रेनर ढूंढते हैं, फिर उसमें से एम्बेसडर और अच्छा लीडर ढूंढते हैं। यानी हम एक लीडर ढूंढने के काम में हैं। और हम ये ढूंढते कैसे हैं? एक ट्रेनिंग मॉड्यूल के थ्रू हम अपनी ट्रेनिंग करते हैं कि आप अप्रोच कैसे करेंगे, फिर हम ट्रेनिंग करते हैं कि आप इस बिजनेस को समझेंगे कैसे, फिर आप लीडरशिप कैसे करेंगे। तो एक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, एक एजुकेशन सिस्टम है इस बिजनेस के अंदर। सो अब एक ट्रेनिंग के अंदर समझते हैं कि एक एलडीपी प्रोग्राम्स होते हैं, या जैसे भी आप अपनी ट्रेनिंगशिप को कहना चाहते हैं, यानी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। यानी कि आपके साथ जो जुड़ा उसके लिए आपने एक एलडीपी प्रोग्राम बना दिया, जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड 1 से 6 साल तक बन सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम या डायरेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम की चीज जो है ना, वो एक्चुअली सिस्टम में मिसिंग है। करेक्ट। ये अगर आप किसी भी बड़े स्पोर्ट्समैन से मिलें, चाहे उनके इंटरव्यूज आप पढ़ें, चाहे वो सचिन तेंदुलकर है, चाहे माइकल शूमाकर हैं, अगर आप पढ़ें, या रॉजर फेडरर की स्टोरीज आप पढ़ें, आजकल लियोनेल मेसी इज एन हॉट थ्रॉप, तो आप देखेंगे कि सबके सबका एक बड़ा कॉमन चीज है कि जब वो टॉप पे पहुंचे, उसका टॉप पे रहे कैसे, जहां पे उन सब ने 360 डिग्री पिवट किया अपने आप को। तो अगर आप सचिन की बुक पढ़ेंगे तो उसका एक पीरियड था कि जब उसका हाथ में फ्रैक्चर हो गया और वो एक इंजरी है, टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो, तो उसके बाद उसने कैसे पिवट किया। तो आई थिंक वो जो पिवट वाली स्टोरी है, वो आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा चैलेंज है। तो somehow if we can look at something कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो किसी तरीके से ऑनगोइंग एजुकेशन कर सके। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, सीईपी, जो जनरली एक यूज किया जाता है बिजनेसेस के लिए। हाउ डू वी मेंटेन द सीईपी विद द मैनेजमेंट, एंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मार्केटिंग, बट वो तो उनके लिए एक्चुअली लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, क्योंकि उनको तो ओवरऑल कंपनी देखनी है। तो वो फाइनेंस की ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स की ट्रेनिंग, और वो डिजाइन की ट्रेनिंग, ब्रांड एजेंसी की ट्रेनिंग, तो ये सब भी ऐड करें। तो मेरा तो रिक्वेस्ट है, एक्चुअली एडवाइस नहीं है, मैं तो रिक्वेस्ट कहूंगा कि जो एजुकेशन प्रोग्राम है जो हम लोगों के लिए बना रहे हैं, वो हम अपने लिए भी क्रिएट करें। करेक्ट। एंड अगर वो हम इम्प्लीमेंट कर लें, तो इफ यू आर लर्निंग मोड पे रहेंगे तो कभी भी मुझे लगता है कि हम कभी भी फेलियर नहीं होंगे। That's so wonderful. That's so wonderful, sir. So what do you want to say to direct sellers? मतलब अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं, do's and don'ts, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, इस बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं, और ये तो पूरे दिन का प्रोसेस है, और मुझे पता है कि आप तो इस पे ट्रेनिंग करते हैं जो 3 दिन तक चलती है डूज एंड डोंट्स के ऊपर। मेरा मानना यह है कि देखिए,
डायरेक्ट सेलर जब ज्वाइन करता है तो वो एक्चुअली उसको ये मानना चाहिए कि वो एक कस्टमर ही है। एक कस्टमर और डायरेक्ट सेलर में कोई फर्क तो है नहीं, सिर्फ एक ने फॉर्म भर दिया और एक ने फॉर्म नहीं भरा है, प्रोडक्ट तो दोनों ने ही लिया है। करेक्ट सर। तो लेकिन हमारी परसेप्शन चेंज हो जाती है द मोमेंट वो फॉर्म चेंज करता है, सडनली हमें लगता है कि उसका झामा बदल गया, उसका चेहरा बदल गया, उसके आगे से कोई लाइट निकल आई है पीछे से, तो वो वाला एक्सपीरियंस। तो मेरा मानना तो ये है कि जब तक डायरेक्ट सेलर तीसरी चौथी बार तक रीपरचेस नहीं करता ना, तब तक उसे आप ऐसे कस्टमर ही ट्रीट करें। तो आपका ना देखने का तरीका, नजरिया तरीका बदल जाता है, फिर उससे बात करने का तरीका बदल जाता है आपका, क्योंकि आप कस्टमर से एक तरीके से बात करते हैं, जैसे वो आपकी टीम का पार्ट हो जाता है तो वो चीजें बदल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को 3 तरीके से डिवाइड कर लें, कस्टमर, 4 बारी का रीपरचेस वाला शख्स, कोई भी नाम दे दें उससे, आप प्रेफर्ड कस्टमर, प्रेफर्ड ब्रांड पार्टनर, जो भी नाम देना चाहें आप उसे, एंड देन आफ्टर दैट, नाउ जो आफ्टर दैट वाली कैटेगरी है, उसके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वो ये समझे कि लॉ आपको क्या अलाउ करता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको क्या अलाउ करता है, आपकी वेबसाइट की टर्म्स आपको क्या अलाउ करती हैं। आपका जो लॉ है वो आपको 30 डे का रिफंड देने के लिए कहता है, कस्टमर के टाइम पे, सेल करने के टाइम पे इनवॉइस पे इंफॉर्मेशन देने को कहता है, आपका नंबर शेयर करने को कहता है। 2 चीजें वो बिल्कुल कहता है जो आपने नहीं करनी है, वो है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। मोटा पतला चमत्कारी, मतलब पहला प्रोडक्ट, पहली लाइन शुरू होती है कि मैं कैंसर का इलाज, और कोई छोटी बीमारियों से हम रुकते ही नहीं है, हम सीधा मतलब बड़ी बीमारियों से शुरू होते हैं, 18-20 बीमारियां हम करेक्ट। सॉल्व कर देते हैं। तो मिसलीडिंग जो प्रोडक्ट के क्लेम्स हैं उनसे हम बचें। दूसरा, मिसलीडिंग क्लेम से बचें। वो रातों रात अमीर होना या 2 रात में अमीर हो जाना, 2 सालों में अमीर हो जाना, जो क्लेम्स हैं कि डायमंड के साथ जिंदगी या सुपर से, वो क्लेम्स को हम समझे। तो अगर हम मिसलीडिंग से बचें और हम अपनी एजुकेशन ऑन करें, तो यानी कि हम इस बिजनेस को एक बिजनेस के तरीके से कर सकते हैं। हाँ, स्पीड आप चूज कर सकते हैं, आप इसको पार्ट टाइम करना चाहें, फुल टाइम करना चाहें, हफ्ते में 1 दिन करना चाहें, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरी चीज आपको ये करना चाहिए इस सिस्टम में जाने से पहले, ये तो वो चीज है जो आपने सिस्टम में आने के बाद की। अब सिस्टम में आना कैसे है, ये चूज करें कि पहले वो प्रोडक्ट्स देख लें, क्या वो आपको आपकी सोशल स्टेटस से मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरे लिए 4 लाख का, 3 लाख का या 2 लाख का प्रोडक्ट परचेज करना मेरी सोसाइटी में या मेरे सर्कल में या मेरे नेबर्स में मैटर करेगा? क्या मेरे लिए 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए वाला प्रोडक्ट मैटर करता है? क्या मेरे लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मैटर करता है? आपको हमेशा हर एक को ये जज कर लेना चाहिए कि उसका नियर्स एंड डियर्स का जो सर्कल है, जहां पे उसने जाके बिजनेस प्रमोट करना है, एग्जैक्टली बाइंग कैपेसिटी क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, वो थोड़ा सा उनको आइडिया होना जरूरी है। मे नॉट बी 100%, किसी को नहीं पता होगा, बट 50% हैव अ रैशनल व्यू। अगर मेरी कंपनी टीवी बेचती है और मेरे पास सारे लोग एग्रीकल्चर वाले हैं, आई विल स्ट्रगल इवेंचुअली। मेरे यहाँ सब मोबाइल बेचते हैं और मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आई विल स्ट्रगल। तो एंड देन फिर क्या होता है, फिर दूसरी चीज शुरू होती है कि प्रोडक्ट के लिए थोड़ा आए हो, प्लान के लिए आए हो। द मोमेंट वी स्टार्ट सेइंग दिस, देन वी आर लुकिंग एट अ पिवट सिचुएशन जो एक स्पाइरल करेगा। अब उसमें कुछ लोग निकल जाएंगे, कुछ लोग नहीं निकलेंगे, जो नहीं निकलेंगे वो इस इंडस्ट्री की बुराई करेंगे। करेक्ट। So 2 things as I would say. First, look at your circle before making a product decision. Second, once you start the business, don't make any misleading claims about the products or income. Rest, everything is good to go. ग्रेट, ग्रेट सर। सो इसमें बहुत सारी बातें आपने ऐसी भी कह दी जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एक एमएलएम कंपनी को किस तरह से चुनना है। तो इस पर क्या आप कोई और सुझाव ऐड करना चाहेंगे कि मतलब नो कि जो अनएथिकल क्लेम नहीं कर रही हो या उस कंपनी जो रातों रात अमीर बनने के सपने ना दिखा रही हो, ऐसी कंपनी से हमें बचना चाहिए। बट और क्या पैरामीटर्स होने चाहिए किसी भी एमएलएम कंपनी को चूज करने के? बहुत टफ क्वेश्चन है शिप की, चूज कैसे करना चाहिए। इसको ना आप ये मान के चलें कि सरकार की नजर से देखते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि सरकार ने कहा है कि आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन डालनी है, यानी कि आपकी बैलेंस शीट है, आपकी जीएसटी टीडीएस की रिटर्न है, आपके वो ब्लैक डायरेक्ट सेलर्स की लिस्ट भी डालनी है जिनको आपने ब्लैक लिस्ट करना है, जो मिस सेलिंग करते हैं। फिर आपने अपनी फ्रेंचाइजीज की डिटेल डालनी है, शॉपिंग की डिटेल डालनी है जहां से कस्टमर माल खरीद सकता है। अगर कोई कंपनी ये सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डालती है तो इसका मतलब वो कंपनी एक ट्रांसपेरेंट है, वो अपने आप को ओपन मार्केट में ओपन रखती है।
अगर कंपनी के कस्टमर केयर के नंबर, ग्रीवियांस मैकेनिज्म है, ग्रीवियांस ऑफिसर है, नोडल ऑफिसर की डिटेल डली हुई है, एक सिस्टम डला हुआ है कि जिस तरीके से आप 30 दिन में, 45 दिन में किसी की कंप्लेंट लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, क्योंकि कंपनी जेन्युइन है। प्रोडक्ट की प्राइसिंग देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि रेलेवेंट प्रोडक्ट की प्राइसिंग इक्विवेलेंट है मार्केट में, आप कॉल ले सकते हैं कंपनी को शुरू करने के लिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप एक चीज जरूर देखें, एक मैनेजमेंट का कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ना हो कन्विक्शन का। जैसे सरकार ने कहा है कि 5 साल अगर आपका कन्विक्शन का रिकॉर्ड है तो आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कंपनी को खोल सकते अब। और दूसरा आप ये जरूर देखें कि जो मैनेजमेंट में ट्रेनिंग के का क्या सिस्टम है। अगर ये 4 5 6 क्वेश्चंस आप देख लेते हैं तो आप एक लेवल तक डिसाइड करने लायक हो जाते हैं कि हाँ मैं मुझे ये बिजनेस कंपनी के साथ शुरू कर लेना चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी समस्या मार्केट में ये भी एग्जिस्ट करती है, जैसे आपने ब्लैक लिस्टिंग ऑफ डायरेक्ट सेलर्स की बात भी कही, तो इससे एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी आता है कि बहुत सारी डायरेक्ट सेलर्स नो आज अपनी टीम को लेके कभी ए कंपनी से बी कंपनी में, बी कंपनी से सी कंपनी में, एंड दे आर डूइंग इट एज अ लाइक बिजनेस। तो इसमें कितना दायित्व या इसमें कितनी गलती या रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज की है, और इसके लिए क्या कोई लॉ या कानून डायरेक्ट सेलर्स के लिए मतलब तय होना चाहिए? देखिए, डायरेक्ट सेलर्स बाय डिफॉल्ट बाय फंक्शन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सेलर है, यानी कि हमने उसको एम्प्लॉय नहीं रखा है, हमने उसे एजेंट नहीं रखा है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है कि दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। वो डिसाइड करेगा कि आपने क्या काम करना है, किस परसेंटेज पे काम करना है, किस कमीशन पे काम करना है। आप ये बिजनेस करेंगे तो ये इसकी शर्तें हैं, ये इसके अगेंस्ट हम आपको पे आउट देंगे, और अगर आप नहीं करते तो ये कंडीशन रहेगी। अब मान लेते हैं कंडीशन है कि मैंने एक कंपनी में नहीं काम कर रहा और मैं दूसरी कंपनी में जाना चाहता हूँ, तो आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था कंपनी के साथ, तो आपको उसको स्टडी करना चाहिए कि उस कंपनी में क्या शर्तें थी। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच कर दिया है, यानी प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे है कि कंपनी और डायरेक्ट सेलर के बीच में है। अब वो कंपनी कहती है जी आप मेरी कंपनी को करते हुए कहीं और काम नहीं कर सकते, और आप उसे एग्री कर रहे हैं, फिर आप ये करते हैं तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं। हाँ, कंपनी कहती है कि आप कहीं और काम कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर कंपनी आपको तंग करती है तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, तो भी आपके पास ऑटोमेटिक ग्रीवियांस मैकेनिज्म है एक्शन लेने के लिए। तीसरी बात है कि कुछ नहीं लिखा हुआ फिर भी आपको एक आदत है कि मैं 4 दिन इस कंपनी में, 6 दिन उस कंपनी में और 15 दिन उस कंपनी में काम करना चाहता हूँ, तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप नहीं करें तो बेटर है। क्योंकि एक आप अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे, दूसरा आप अपनी टीम के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये कोई रातों रात अमीर होने का प्रोसेस तो है नहीं कि आप 6 दिन यहाँ घुसेंगे तो यहाँ से अमीर होके निकलेंगे, और वहां से आएंगे तो वहां से अमीर होके निकलेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। किसी भी बिजनेस को टाइम लगता है, डायरेक्ट सेलिंग को तो बहुत इजीली 3 से 7 साल लग जाते हैं। अगर आप टॉप किसी भी डायरेक्ट सेलर से मिले हिंदुस्तान में, आप एक एवरेज उनका अगर आप हिस्ट्री स्टडी करेंगे तो सबकी हिस्ट्री 5 से 7 साल का एक बहुत हार्ड वर्किंग टाइम डिस्प्ले करता है, और वो शो करता है कि उन्होंने 5 से 7 साल इस नाइस बिजनेस को काम किया है, 365 दिन काम किया है। तो मेरा मानना तो ये है कि ये मूवमेंट ऑफ डायरेक्ट सेलर्स जो है वो इंसान को पहचानना चाहिए। इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट सेलर, वो आपकी खुद की वैल्यू भी है। आपको एक अपॉर्चुनिटी में से निकलना है तो आप पूरी तरह कंपनी से रिजाइन करके निकलें। करेक्ट। आपने और जब आप कहीं और काम करना शुरू करें तो आप उसका पहले कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन स्टडी कर लें, उसके बाद ही डिसाइड करें काम करने के लिए। ग्रेट सर। तो अब आई कैन मूव टू माय लाइक नो फाइनल क्वेश्चन फॉर डायरेक्ट सेलिंग की भविष्य क्या है सर? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया? सी इसका एक आंसर ऑब्वियसली इमोशनल आंसर तो है ही है कि व्हेन आई लुक एट माय यंग फ्रेंड्स अक्रॉस द इंडस्ट्री, 20 21 साल 22 साल के लोग मिलते मिलते हैं अहमदाबाद, कोयम्बटूर, उड़ीसा में, और वो इस चीज को अपना सब कुछ करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि एक बहुत हाईली मोटिवेटेड बंच है जो ये काम को करना चाहते हैं, यानी कि इंडस्ट्री जिसकी एक्सेप्टेंस है, जिसको आपको पुश नहीं करना। अगर आप इसको लॉजिकली लेवल पे देखें तो वर्ल्ड में हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि जो हम कहते हैं 25 से 45 साल के बीच की एक पॉपुलेशन है जो वर्किंग क्लास कहा जाता है, अब वो यूरोप, जापान, अमेरिका में से ज्यादा ज्यादा वो पॉपुलेशन जो है उस टाइम इंडिया में है। यानी कि ये लोग जिन्होंने काम करना है, क्योंकि उससे कम में आप पढ़ रहे होते हैं, उससे कम में आप रिटायर हो जाते हैं, इस तरह से कुछ सोसाइटी का ब्रेकअप होता है।
अब वो रेशियो सबसे ज्यादा इंडिया में, यानी उन लोगों को काम चाहिए। और ये बात फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हर किसी भी देश की सरकार इतने सारे लोगों को जॉब मुहैया नहीं करा सकती, यानी किसी ना किसी तरीके से उनको बिजनेस में आना है। अब किसी भी बिजनेस में आना हो उसके एंट्री लेवल कॉस्ट है। कई बिजनेस 1 लाख से शुरू होगा, कोई 5 लाख से शुरू होगा, कोई 10 लाख से शुरू हो सकता है। अब डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस एक प्रोडक्ट से भी शुरू हो सकता है। आपने टूथपेस्ट लिया, एक साबुन लिया, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। सो 3 रीजन, 1 एक्सेप्टेंस ऑफ द इंडस्ट्री, दूसरा ईज ऑफ गेटिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, और थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। अगर आप इस 3 पॉइंट्स को जोड़ते हैं, देन यू आर लुकिंग एट अ वेरी 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 हाई ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री। और सरकार की तरफ से अब रूल्स आना शुरू हो गए हैं, स्टेट्स ने मॉनिटरिंग बनाना शुरू कर दी है, यानी सरकार की सपोर्ट भी आना शुरू हो गई है। अब सिर्फ हम लोगों के ऊपर है कि हम कितने लोग कितना काम को समझ के सीख के आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर। that's wonderful sir, that's wonderful. The value addition show का सबसे important सवाल सर, your thoughts on Shiv Arora. Thoughts on Shiv Arora? Okay, now that's an interesting take. Shiv, I think I've never told you this, but I think you आप उनमें से हो who can actually walk the talk. जब हम इंडस्ट्री में लोगों से मिलते हैं, और भी इंडस्ट्री में मिलते हैं, जैसे हम कुछ ई कॉमर्स या D2C स्टार्टअप्स को जब वो इवेल्युएट करते हैं, आप लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बोलते काफी हैं और काफी चीजें प्रॉमिस करते हैं पर डिलीवर नहीं करते। एंड बट व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, आई रियलाइज्ड कि दिस इज वन पर्सन जो सोच समझ के बोलता है और उतना ही बोलता है जितना वो कर सकता है। तो एक मेरे लिए वो बहुत हाई लेवल पे इंटेग्रिटी होती है उस बंदे की जो वॉक द टॉक कर सके। दूसरा, एट जस्ट सच अ यंग एज, I mean, you've taken such a big responsibility, and you've gained so much credibility among the peers, colleagues, and in case some competitors also. So that's another good aspect. So I think I wish very, very best and all the best to your production, your training, and your team, which are doing such a commendable job. And hope to see you on TV someday, and probably I'm taking your interview. Maybe I'll look forward for that day. No wonder sir, you must be seeing me on Direct Selling Awards on television. Keeping finger crossed. I'm sure I'll be looking for your entire team to be on the TV, and who knows, I mean, we industry, I mean, we could do the vice versa also. Definitely sir, definitely, because इस इंडस्ट्री ने एज अ पर्सन मुझे बहुत कुछ दिया। मतलब आई वाज अ कंप्लीट इंट्रोवर्ट गाय। मतलब रिलेटिव्स घर पे आते थे तो मैं दूसरे कमरे में, रिलेटिव्स दूसरे कमरे में तो मैं घर से बाहर, नो, और रिलेटिव्स घर के बाहर तो मैं घर के वापस से अंदर, नो। और आज इस इंडस्ट्री के वजह से आप लोगों से मिलना, इस इंडस्ट्री में जो कंपनीज हैं उनको एज अ ट्रेनर सर्व कर पाना, बिकॉज व्हेन आई वाज इनटू डायरेक्ट सेलिंग में, जब मैं MLM कर रहा था, तो मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब शिव खेड़ा था, रॉबिन शर्मा था, नो, दिस वर द पीपल जिनको हम सुनते थे। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग कभी इस उद्देश्य से नहीं की कि मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, नो, ये थॉट भी नहीं आती थी। बट हाँ, एक जुड़ी हुई बात यहाँ पर ये भी आती है कि आज की डेट में हर डायरेक्ट सेलर ये सोचता है कि ना मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं। बट जैसा कि आपने सर 24-25 साल दिए इस इंडस्ट्री को, मैंने लगभग, आज मेरे को 16 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। तो जो मिला है सर इस इंडस्ट्री से मिला है, और आप लोगों के साथ, आप लोगों का साथ लेते हुए इस इंडस्ट्री को अब गिव बैक करने का टाइम है कि हाँ, अब लिया है तो अब देने का टाइम है, नो, अब कुछ इनके इस इंडस्ट्री के लिए भी करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। And God bless you, Shiv, and God bless to your entire team, and looking forward to many such great events and such talks. And once again, thank you so much for having me. Thank you so much, sir. It was wonderful having you in the show. Thank you so much.